जगह साहब, दो तीन चीजें जल्दी से आपसे पूछ लें। एक तो मेरे एक इसमें एक दर्शक है, उनको जरा मैं क्लियर कर दूं। आर लाइफ स्टाइल है, वो कह रहे हैं कि आडवाणी जी की रथ यात्रा ने 2 सीट से 82 सीट कर दी थी, और क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो 52 से इतना कर पाएगी? पहली चीज तो लाइफ स्टाइल साहब आपको ये बता दें, आडवाणी जी की रथ यात्रा 89 के बाद हुई थी। आडवाणी जी की रथ यात्रा जो जो हुई थी, वो ये जो 2 से 82 नहीं, 2 से 85 हुए थे, उसका कभी डिटेल में आपसे बात कर लेंगे। वो थोड़ा हमारे वीपी सिंह साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए थी, तो उन्होंने 2 सीट वाली भाजपा को 150 से ज्यादा सीट लड़ने के लिए दिया था। और जो इधर नेशनल फ्रंट बना था उस समय, मैं बैकग्राउंड बता दूं, और जो ऑपोजिशन जनता दल, जनता पार्टी सब थे, उनके करीब 60 सिटिंग एमपी थे। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे तुरंत याद नहीं है, लेकिन 50-60 के बीच थे। उनको भी उतनी ही सीट दी गई थी। तो वो बीजेपी बिल्कुल क्लियर थी कि अगर आप इतनी सीट नहीं देंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। और वहां पे नेशनल फ्रंट बना के एक तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट और एक तरफ एक्सट्रीम राइट के साथ कुछ हम लोग देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी, और उसका जो 89 का हश्र हुआ वो हमको और आपको पता है। जिगर साहब, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जो शिवाजी ने भी बात कही, मैं ये शब्द यूज नहीं करता हूं कि जैसे नेताओं को लगता है ना कि ये लोग जाएंगे कहां, हमें नहीं छोड़ के किसको वोट देंगे। शिवाजी ने जैसा कहा कि इस समय जहां पे देश खड़ा है, वहां पे इंडिया अलायंस के साथ अगर कोई नहीं आता है तो वो हाराकिरी करेगा, क्योंकि वो सुसाइडल है। आज देश का जो भी जनमानस है, वो डिबेट हो सकती है कि वो 20% है कि 50% है कि 60% है कि 70, लेकिन जो बीजेपी के विपक्ष में लोग खड़े हैं, वो आज इंडिया अलायंस को ही वोट देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में आपको पहली चीज जो वो हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस से निकल के क्या वाइडर इंडिया अलायंस के उसमें आ गई है, पाले में आ गई है। दूसरा, जो बात विवेक जी कह रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि वाला मंदिर बना के एटीएम में क्या, एटीएम में अभी भी पैसा है, कितने दिन तक उस एटीएम से विड्रॉ करेंगे, कब से विड्रॉ कर रहे हैं? अरे एटीएम की भी कोई लिमिट होती है, तो रामचंद्र जी की भी कोई लिमिट हो जाएगी कि नहीं, अब भाई एटीएम थक गया, अब तुम्हें वोट देते देते, क्योंकि ये एटीएम की तरह यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एटीएम में अभी भी वो है, या नया एटीएम ज्ञान व्यापी का वो फिट करने की कोशिश में कर रहा है? वो पूरी तरह से जैसा मुझे लग रहा है कि 2024 से पहले ज्ञान व्यापी का मामला वो इशू ले आएंगे। तो 1 मिनट में आपका जो आपने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि दर्शकों को भी लगता है आप फिर पत्रकारिता में फुल टाइम निष्पक्ष पत्रकार के रूप में आ गए, विदाउट एनी साइट्स, और फिर जो बातें हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। और मैं बिल्कुल पहले शब्द से अपने वही बात शुरू करूंगा, पार्टी क्यों छोड़ी। पार्टी छोड़ने का रीजन केवल इतना है, जो सारी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर अभी जो हो रही है, बिल्कुल वही कारण है। कितने सारे जो प्रश्न है उसका जो सॉल्यूशन लाना चाहिए, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज जरूर नोटिस की है कि शायद पार्टी के अंदर नेता हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से बाहर के रणनीतिकार जो है उनकी ज्यादा वैल्यू है, और उस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, ये शायद कहीं महसूस किया गया। तो मेरे ख्याल से ये पार्टी को उस लेवल में सोचना जरूर चाहिए, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि शायद अगर मैं निष्पक्ष तरीके से बोलूं अगर पार्टी के अंदर, तो शायद मेरी आवाज कहां तक जाएगी मुझे नहीं पता। इससे अच्छा मैं बाहर रहकर ही निष्पक्ष तरीके से बोलूंगा, तो शायद मेरी आवाज ज्यादा दूर तक और ऊपर तक जाएगी। एक एक चीज जो मैंने बिल्कुल वहां अंदर काफी सारे लोगों को बताई पार्टी में, और जो डिस्कशन कई बार होता है, जैसे हमेशा कांग्रेस की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जाता है कि हम बहुत जबरदस्त विपक्ष के साथ लड़ रहे हैं। आज का जो सत्ता पक्ष है, भाजपा है, मोदी जी की सरकार है, किस तरीके से क्या कौन से लेवल पे जाकर राजनीति कर रही है, ये चर्चा हम पिछले 6-8 महीने 12 महीने से कर रहे हैं। और वो सारी बात जानते हुए भी कांग्रेस या इंडिया अलायंस का उसके ऊपर क्या रुख है, वो बात समझना जरूरी है। और एक बात ये भी समझना जरूरी है कि हमने उनसे क्या सीखा। अगर आप कोई विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको सत्ताधारी पक्ष जिस लेवल पे जो काम कर रहा है उसका 50% लेवल पे जाकर तो काम करना पड़ेगा। उस तरीके की जो सारी जो रणनीति है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ कुछ इवेंट्स हो या कुछ एक आध दो रणनीतियां उसको इंप्लीमेंट करके आप छोड़ देंगे और एक आध चीज करके आप उसको फिर साइडलाइन कर देंगे, वो नहीं चलेगा। आपकी भारत जोड़ो यात्रा पर आता हूं, सीधा वही डिस्कशन पर कि जो पहली यात्रा हुई इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था, हम सभी ने देखा। और उसी के मद्देनजर अगर हम रखें तो कम से कम पिछले जनवरी 2023 में जब यात्रा खत्म हुई उसके बाद उसका इम्पैक्ट आज तक कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहता, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा।
पर सवाल सबसे बड़ा पैदा वही हुआ जो मैंने पार्टी के अंदर लोगों को पूछा, क्या उसके बाद हमने कोई दूसरी यात्रा निकाली? क्या उसके बाद इकाइयों ने यात्रा निकाली? क्या उसके बाद जिला तौर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव या कस्बे लेवल पे हमने छोटी छोटी भारत जोड़ो यात्रा निकाली? नहीं निकाली। तो एक ये जो टेंडेंसी होती है कि एक बहुत बड़ा काम कर लिया, अब 50 दिन आराम करना है, तो इस बात को उनको समझना होगा कि 50 दिन आराम के है ही नहीं, क्योंकि अगर आने वाले 50 दिन आपने आराम कर लिया तो 2024 के बाद तो केवल आराम ही करना है। ये बात भी भली भांति फैक्ट है, क्योंकि 2024 के बाद शायद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे वो हम कोई नहीं जानते। तो ये इंडिया अलायंस को और पूरे कांग्रेस की सारी पार्टी और उनके जो नेता है उनको ये समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि अलग अलग प्रकार की जो भी काम है या संगठन तौर पे जो भी चेंजेस लाने हैं वो लाने की बहुत बड़ी जरूरत है, पर उसमें शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। अब देखिए वहां पर बहुत सारे ऐसे नेता है जो शायद 25 साल, 30 साल, 40 साल से बैठे हुए हैं, और सेकंड कैडर जनरेशन हो या थर्ड कैडर जनरेशन हो, उनके नेता भी या संगठन में मजबूत काम करने वाले नेता भी शायद कई बार ये फरियाद करते हुए नजर आते हैं कि हमें आगे मौका नहीं मिल रहा। तो ये भी कांग्रेस को या राहुल जी को एड्रेस करना पड़ेगा। वो कब तक सिर्फ केवल जो उनके आसपास 25, 30, 40 लोग हैं, केवल उन्हीं की बात वो कब तक सुनेंगे? ये बात उनको समझनी पड़ेगी। मतलब मुझे लग रहा है कि जहां तक जो सारे मुद्दे हैं उन तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका वो सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा एक मुद्दा ईवीएम का बहुत ज्यादा चलता है परसेंटेज वाइज, तो उस पर भी मैंने ट्विटर में भी काफी सारा लिखा, कुछ नेताओं को भी मैंने पर्सनली फोन करके डिस्कशन भी मेरा हुआ, जिसमें मैंने ये बताया कि अगर हम ईवीएम पर भरोसा करते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर ईवीएम पर भरोसा करती है कि उसके अंदर जो भी वोटिंग हुआ हमें या जो भी सही सही चल रहा है, धांधली नहीं हुई है, तो फिर हमें जो कांग्रेस को जो पार्टी को वोट मिले 4 करोड़ 90 लाख, उस पर भरोसा करना चाहिए और ईवीएम पर रोना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ईवीएम में धांधली है और 4 करोड़ 90 लाख वोट है तो उसकी भी क्या गारंटी कि वो कांग्रेस को ही मिले? एक प्रश्न यहाँ पर भी खड़ा होता है कि अगर ईवीएम ही गलत है तो आपको मिले हुए वोट बिल्कुल जेन्युइन है या नहीं है वो कोई नहीं जानता, और अगर वो वोट जेन्युइन नहीं है और बाई चांस आपको दिलवाए गए तो इसका मतलब ये भी है कि शायद वो पार्टी को कंफ्यूज करने वाली भी बात है कि आप पुराने नेताओं से ही काम चलाइए, आप पुरानी रणनीति जो चला रहे उसी से काम चलाइए, आप नया कोई प्रयोग मत कीजिए ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज रहे। बड़े नेता भी यही बोलेंगे पार्टी की मीटिंग में कि देखिए 5 करोड़ वोट मिल गए, अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारी लीडरशिप में ही आगे लोकसभा लड़ा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीजें जिसको कांग्रेस को एड्रेस करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात है जो राहुल जी को करनी है, जैसे विवेक जी ने बताया कि राहुल जी 10, 12, 15 दिन से कहीं बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ नहीं की है। उनको जो 5 करोड़ वोट मिले हैं ऑफिशियली, भले आज की तारीख में ये अनाउंस हुआ है कि उनको मिले हैं कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख, तो इलेक्शन हार जाने के बाद उन्होंने वो 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स के लिए क्या कोई धन्यवाद मैसेज जारी किया, क्या कोई धन्यवाद रैली निकाली, या ऐसा उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि आप 5 करोड़ लोगों ने जो हमें वोट दिया है उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, आपके जो भी प्रश्न है वो हम उठाते रहेंगे, रोड पर आकर उठाते रहेंगे? नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें अगर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की तरह करेंगे सारे गठबंधन के जो भी लोग हैं कांग्रेस के साथ में, तो मेरे ख्याल से इसका इंपैक्ट आते आते बहुत समय लगेगा, और वो समय 2024 के बाद इन्हें नहीं मिलेगा। ये उन्हें आईना दिखाने की और समझने की बिल्कुल जरूरत है। जहां तक बात है इंडिया अलायंस के गठबंधन की, जो भी सारी पार्टियां है वो अपने अपने लेवल पर ये बिल्कुल चाहती थी, बहुत शुरुआत से चाहती थी कि कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन ना ही करे, क्योंकि अगर कांग्रेस खराब प्रदर्शन करेगी तभी उनकी राजनीति अपने अपने क्षेत्रों में चमकती रहेगी। और वही रिजल्ट हुआ। उस रिजल्ट से जो गठबंधन के लोग हैं वो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आज की तारीख में अंदर से खुश होंगे, क्योंकि उनको कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन करने का बहुत बड़ा मौका मिल गया। अब ये कांग्रेस को सोचना है कि उनको कितना रिवाइवल लाना है, यात्रा कब शुरू करनी है। अब जैसे कि यूपी जोड़ो भारत, ये यूपी जोड़ो यात्रा की बातचीत चल रही है। यूपी में सर आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता और सुप्रीम नेता जो है उनकी कई बार ये बहसबाजी के लोकसभा किस्से सामने आते हैं। बिल्कुल। हाँ, लोकसभा की बात है, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे किस्से बाहर आते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। जो ये कॉन्फ्लिक्ट जब तक दूर नहीं करेंगे अंदर अंदर, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस की तरफ जा पाएंगे। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर करने पड़ेंगे। नेताओं के वो अंदर अंदर के जो ईगो क्लैशेस है या संगठन के जो इश्यूज है, उसको जब तक कांग्रेस एड्रेस नहीं करेगी तब तक बहुत बड़ा रिवाइवल होने की कोई संभावना आज की तारीख में नजर नहीं आती, क्योंकि वो ऐसी पार्टी के सामने, ऐसे लोगों के सामने लड़ रहे हैं कि जो लोग 24 घंटा पॉलिटिक्स करते हैं, 25 साल आगे की बात करते हैं। अब आप देखिए मोदी जी काशी में जाकर क्या बोलते हैं, मेरी तीसरी टर्म में ये होने वाला है। अब मेरी तीसरी टर्म मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, और एक तरफ राहुल जी ये बोलते हैं कि नहीं मैं पीएम पद में उसकी रेस में शामिल नहीं हूं। आपको लोगों को ये भरोसा देना पड़ेगा कि मैं आपका नेता हूं, आप कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं।
जब तक आप ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तब तक आपको लोगों का मसीहा नहीं बनना है, आपको लोगों के लिए एनजीओ नहीं खोलना है। आप पॉलिटिक्स खेल रहे, आप राजनीति कर रहे, तो आपको राजनीति में बिल्कुल बब्बर शेर की तरह छाती फाड़ के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। आप एक गुरु की भूमिका में नहीं है, आप एक हीरो की भूमिका में। गुरु की भूमिका अलग होती है, वो एक केवल ज्ञान देके चले जाते हैं, आप वो भूमिका कर ही नहीं रहे। अगर आपको एक हीरो की भूमिका निभानी है तो आपको आगे आकर ये सारी बातों को स्वीकार करके उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा, ना कि ये राह देखनी पड़ेगी जनता कब विद्रोह करे, जनता कब इन लोगों से बिल्कुल ऊब जाएगी। उस दिन जब जनता विरोध करेगी या विद्रोह करेगी तब हम उनके ऊपर काबिज होकर हमारी सत्ता की तरफ चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस को सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है। और एक बात और भी जरूर कहूंगा कि वहां उनके आसपास, राहुल जी के आसपास जो भी राज्यसभा की सीट के लिए जो लालयित लोग घूमते हैं उनको भी दूर करने की उनको जरूरत है, क्योंकि उनको केवल और केवल अपनी सीट से मतलब है और कोई मतलब नहीं। जब तक इतना बड़ा रिवाइवल नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से काफी मुश्किल है। ये रिवाइवल करेंगे तो जरूर कोई ना कोई वोट परसेंटेज उनकी फेवर में आ सकता है। जी सर। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट जिगर साहब बहुत शॉर्ट में दे दीजिएगा, बहुत ही ओवर रन कर गए हैं आज, बहुत शॉर्ट में। गुस्सा कांग्रेस से लोगों को सिर्फ इसलिए है क्योंकि आशा कांग्रेस और राहुल गांधी से, बाकी कोई वजह नहीं है, गुस्सा इसीलिए है। बिल्कुल बिल्कुल आशा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के लिए और राहुल जी के लिए, इसीलिए लोग शायद गुस्सा करते हैं। पर मुझे लगता है जैसे सारी जो डिस्कशन हुई उसमें जो थोड़ी बातचीत हुई वो शायद ये भी लग रहा है कि जैसे कांग्रेस छोड़ना वो कोई पाप कर दिया मैंने, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मेरा काम है सच के साथ खड़ा होना। अगर पार्टी के अंदर कोई सच सुनना नहीं चाहता और अजय जी जैसे लोग भले 40 साल पत्रकारिता करके भी अगर वो भी वहां के अंधभक्त बने रहना चाहते हैं तो मुझे कोई उसमें वो माता की बात लाए, पिता की बात लाए, पर उनका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है, वो सिरे से मैं खारिज करता हूं। और यहाँ पे 40 है, वहां पे 2 ही संभालते, आपने बताया बात बिल्कुल सही है सर। पर मैं ये भी नहीं जी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वहां जाना चाहिए, मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा कि 2 जो है वहां जाना चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को अगर आने वाले समय में निष्पक्ष तरीके से, जो मैं अपना विचार रख रहा हूं वो ये है कि उनको जीतना है या जीत की करीब पहुंचना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। अगर ये बात भी कांग्रेस के नेता या बड़े लोग सुनना नहीं चाहते तो